हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है, आज आपका यूपीएससी प्री एग्ज़ाम हुआ था। जो आपका जीएस का पोर्शन था और उसमें आपका पॉलिटी जो खंड था उसका सॉल्यूशन हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। और आपने जो भी इसमें आंसर क्लिक किए होंगे आपको पूरा डिटेल के साथ आपको बता दिया जाएगा। और आपने जो भी आंसर क्लिक किए हैं आप इसको मैच कर सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है, सही बताना है कौन सा है। हमारे पास 3 कथन है। किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति सिफारिश की अपेक्षा होती है। ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, देखिए हमारे पास 4 टाइप के बिल होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी बिल, एक होता है अमेंडमेंट एक्ट, एक होता है मनी बिल और एक होता है फाइनेंस बिल। जो मनी बिल और फाइनेंस बिल है ये हमेशा सबसे पहले लोकसभा में आ सकता है। और लोकसभा में आएगा तो किसकी स्वीकृति से आएगा, राष्ट्रपति की स्वीकृति से आएगा। ठीक है, और जो आपका ऑर्डिनरी बिल होता है और अमेंडमेंट बिल होता है ये लोकसभा या फिर राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत। क्योंकि संविधान राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के लिए सिर्फ मनी बिल और फाइनेंस बिल की मनी बिल और फाइनेंस बिल में ही उसकी पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है। अदरवाइज़ आप देखेंगे ऑर्डिनरी बिल यानी सामान्य विधेयक, साधारण विधेयक जिसको बोलते हैं, और आपका संविधान संशोधन विधेयक, उसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकारी है कि वह अपनी अनुमति दे। ये बिल्कुल सही है। आपको पता है कोई भी बिल एक्ट कब बनता है, जब दोनों सदनों से पास हो जाए, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो हो जाए और जब राष्ट्रपति उस पर क्या करते हैं, साइन कर दे। तो सिर्फ जो संविधान संशोधन विधेयक है उसमें राष्ट्रपति बाध्य है कि उस पर क्या करेगा, सिग्नेचर करेगा ही करेगा। बाकी जो 3 बिल हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और आपका फाइनेंस बिल, इसमें वो आपका पॉकेट विटो भी कर सकता है, उसमें स्वीकृति रोक भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। परंतु संविधान संशोधन विधेयक में वो बाध्यकारी है, उसको अपनी स्वीकृति देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत द्वारा पारित होना ही चाहिए। इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। तो आपको पता है कि जो संयुक्त बैठक है वो सिर्फ एक तो ऑर्डिनरी बिल और एक आपका फाइनेंशियल बिल, फाइनेंशियल बिल 2 टाइप के होते हैं, एक फाइनेंशियल बिल 1 और एक फाइनेंशियल बिल 2। तो जो फाइनेंशियल बिल 2 है ना, उसमें और ऑर्डिनरी बिल, इनके संदर्भ में संयुक्त बैठक का प्रोविज़न है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। बाकी संविधान संशोधन विधेयक और मनी बिल में संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं है। ठीक है, और ये विशेष बहुमत से द्वारा पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत का मतलब क्या हुआ कि एक तो सदन की संख्या का 50% और वहाँ पर जो प्रेजेंट है और वोट करने वाले उनका 2/3 इतना समर्थन होना चाहिए, तब जाकर विशेष बहुमत बनता है। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 2 और 3 हो जाएंगे सही। तो आप देख लेना 2 और 3 कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले, राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। देखिए इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से आपको करना था। मुझे लग रहा है कि आपने इसमें इस वाले पार्ट को सही कर दिया होगा, जबकि ये पार्ट गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि भारत का संविधान। यदि आप संविधान को पढ़ेंगे तो यदि आर्टिकल 74 की परिभाषा पढ़ेंगे तो उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया क्या होगा, प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति उसी के अनुसार कार्य करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो एक बार उसको पुनः विचार के लिए वापस कर सकता है। ठीक है, वहाँ मंत्री परिषद शब्द यूज़ किया गया है, ना कि वहाँ किसी भी तरह की 4 श्रेणियों के कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, इस तरह के मंत्रियों को वर्गीकृत नहीं किया गया है। क्योंकि यहाँ जो शब्द लिखा हुआ है ना, भारत का संविधान, ये संविधान में ऐसा जिक्र कहीं भी नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे संविधान को तो आप देख लेंगे ये इस तरह का जिक्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अपनाई है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इस तरह की श्रेणियाँ होती हैं। हालांकि ये भारत में है, ऐसी बात नहीं है कि ये श्रेणियाँ नहीं है, ये श्रेणियाँ हैं। पर यहाँ ये कहना कि संविधान इसकी व्यवस्था करता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यदि आप ये रेफरेंस निकाल रहे हो, क्योंकि हमें पता है कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं और स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होते हैं और राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं, इन सबको मिलाकर मंत्री परिषद बनता है। तो यदि आप उस तरीके से रेफरेंस निकाल रहे हो कि मंत्री परिषद आर्टिकल 74 में परिभाषित है, तो उस तरीके से सही है, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि संविधान व्यवस्था नहीं करता है इस तरह की। संविधान के किसी भी आर्टिकल को आप पढ़ेंगे, किसी आर्टिकल को क्या, आप 74 और 75 आर्टिकल को पढ़ लेना, 74 5, तो आपको पता चल जाएगा। और 75 आगे जब 75 आर्टिकल पढ़ते हो तो उसमें लिखा हुआ है कि संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या, चाहे संघ सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, ठीक है,
राज्य के चाहे राज्य में जो सरकार होती है जैसे कि आपका मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, और आपका संघ में केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, इसकी संख्या ना आपकी 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि 2003 से पहले व्यवस्था ये थी कि कितने भी मंत्री बना दिए जाते थे, ठीक है। तो कितने भी मंत्री बना दिए जाते थे, इसमें क्या होता था कि जो गठबंधन की सरकारें बनती थी तो उसमें दूसरी पार्टियों को, या फिर जब दूसरी पार्टियों को लालच देके कि तुम्हें इस, या किसी एमपी को लालच देके कि तुम्हें मंत्री बना दिया जाएगा, उसको दूसरी पार्टी से रिजाइन करवा देते थे। तो इस तरह की घटनाएं होती थी। तो इसको दूर करने के लिए संविधान में 91 अमेंडमेंट की गई 2003 में, और व्यवस्था की गई कि कोई भी मंत्री, जो मंत्रिमंडल होगा उसकी संख्या होगी वो प्रधानमंत्री केंद्र में और मुख्यमंत्री राज्यों के संदर्भ में, ठीक है, दोनों में यही व्यवस्था है, 15% से अधिक नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, लोकसभा में 543 MP हैं हमारे, ठीक है। तो इसका आप 15% निकाल लेना, जितना भी बैठेगा इससे ज़्यादा मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ एक अपवाद है, जैसे दिल्ली है, ठीक है। आपको पता है दिल्ली यूटी भी है और विद लेजिस्लेचर भी है। दिल्ली में जो मंत्रियों की संख्या होगी ना वो 10% से अधिक नहीं हो सकती। बाकी सभी जगह 15% है, दिल्ली में 10% है, ठीक है। तो दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 से अधिक वहाँ मंत्री नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, सही। तो केवल 2 इज़ द राइट आंसर। तो अगर आप इसको आपने ये सही किया है तो आपका ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना इसका, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, न्यायालय की अवमानना का, ठीक है। तो सबसे पहले ना आप कथन नंबर 4 पढ़िए, ठीक है। उपयुक्त में से कौन सा सही है, कथन नंबर 4 पढ़िए। भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर पार्लियामेंट्री की जो संसद है उसकी शक्ति सर्वोच्च नहीं है, ठीक है। उसमें किसी भी तरह का संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत। तो 4 कथन क्या हो जाएगा, गलत। तो 4 में जहाँ पे भी आप देखेंगे 4, दूसरा ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन बी गलत, 2 ऑप्शन तो कट गए, 2 ऑप्शन रह गए, ठीक है। अब चलिए ऊपर, HN संज्ञान समिति की रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया है, बिल्कुल सही है। HN संज्ञान समिति 1969 में बनी थी, मुझे डेट लगभग डाउट लग रहा है, 1969 के आसपास बनी थी। और उसने जब अपनी रिकमेंडेशन दी तो उसके आधार पर 1971 में एक एक्ट बनाया गया, न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971। उसके आधार पर डिसाइड होता है कि क्या बात न्यायालय की अवमानना के अंतर्गत आएगी या क्या नहीं आएगी, ठीक है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, सही। तो एक देख लीजिए कहाँ पर सही है, तो एक यहाँ पर सही है, यहाँ से डी ऑप्शन भी कट गया क्योंकि एक तो सही है, तो आराम से ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एक सही हो जाएगा, ए ओनली, ठीक है। तो भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। आप देखेंगे 129 में, ठीक है, न्यायालय की अवमानना के बारे में बताया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों अपनी अवमानना के संदर्भ में दंड दे सकते हैं। उसके बाद है भारत का संविधान सिविल और अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है, ये गलत है। मैंने आपको बताया ना, संविधान में जिक्र नहीं है इसका जिक्र है अवमानना अधिनियम, न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 एक्ट में जिक्र है, ठीक है। और ये सिविल में क्या होता है कि जब कोई कोर्ट अपनी निर्णय देता है, डिग्री देता है, और उसको कोई लोग, उसको जो जिसके खिलाफ वो डिग्री गई है या कोई संस्था है वो नहीं मानता है, तो न्यायालय उसको अपनी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत दंडित कर सकता है, ठीक है। इसी तरह आपराधिक मामले में है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। और आपका चौथा भी गलत हो जाएगा, तो 1 और 2 ओनली, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आपने चौथा ऑप्शन अगर सही से पढ़ लिया होता ना तो 2 ऑप्शन तो पहले ही कट जाते। आगे है, निम्नलिखित में कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्ति है। अनन्य शक्ति का मतलब है कि इनमें से कौन सी लोकसभा को विशेष पावर मिली हुई है। यहाँ क्वेश्चन का मतलब ये है कि कंपैरिजन करना चाह रहा है क्वेश्चन कि राज्यसभा के संदर्भ में लोकसभा को कौन सी विशेष शक्ति मिली हुई है, ठीक है। पहला है आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना। तो आपातकाल जब भी लगता है उसका, यानी जो उसको प्रोक्लेम किया जाता है, उद्घोषणा की जाती है, वो दोनों सदनों द्वारा जरूरी है, उसकी स्वीकृति दोनों सदनों में जरूरी होती है। आपको पता है कि जो आपातकाल है वो कौन लगा सकता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति खुद नहीं लगा सकता, वो किसकी सिफारिश पर लगाएगा, मंत्रिपरिषद की, ठीक है, पूरी कैबिनेट की सिफारिश पर लगाएगा, कैबिनेट की सिफारिश पर, ठीक है। उससे पहले क्या था कि आपका जो 42वां 1975 से पहले क्या था कि जो आपका
आपातकाल लगता था वो क्या था कि राष्ट्रपति को यदि प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि आपातकाल लगाना है तो लगा देते थे बिना कैबिनेट की स्वीकृति के, ओनली प्रधानमंत्री के कहने पर आपको पता है 44 अमेंडमेंट जब की गई तो 1978 में, तो उसमें ये व्यवस्था की गई कि जो आपातकाल लगेगा उसके लिए सबसे ज़रूरी है एक तो कैबिनेट की स्वीकृति, राष्ट्रपति अपने आप नहीं लगा सकता। दूसरा कि जब वो स्वीकृति मिलेगी तो उसको 1 महीने के अंदर, 1 मंथ के अंदर उसको दोनों सदनों में क्या करवाना पड़ेगा, पास करवाना पड़ेगा। और दोनों सदनों का मतलब क्या हुआ, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सदनों में वो जो प्रोक्लेमेशन होगी यानी उद्घोषणा होगी, उद्घोषणा का मतलब क्या हुआ कि आपका आपातकाल लगाने की उद्घोषणा, ठीक है। तो उद्घोषणा ये दोनों सदनों में पास होनी चाहिए, और वो भी किससे, विशेष बहुमत से। और विशेष बहुमत मैं पीछे आपको बता चुका हूँ, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी से दोनों सदनों में पास होनी जरूरी चाहिए। तो इस संदर्भ में जब देख रहे हैं कि दोनों सदनों में जरूरी है पास होना, तो लोकसभा ये कहना कि लोकसभा के पास इसमें अनन्य शक्ति है तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें दोनों सदन की भागीदारी है तो केवल लोकसभा की भागीदारी नहीं है, ठीक है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, ये बिल्कुल सही है। आप देखेंगे कि जो मंत्री परिषद है, ठीक है, कैबिनेट है, उसके खिलाफ आप देखेंगे अविश्वास प्रस्ताव है जो, ठीक है, तो वो केवल लोकसभा में ही आ सकता है, राज्यसभा में नहीं आ सकता। तो ये लोकसभा की क्या है, अनन्य शक्ति है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, तो भारत के महाराष्ट्र यदि भारत के महाराष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है, इम्पीचमेंट चलानी है, आपको पता है आर्टिकल 61 में इसकी व्यवस्था है, वो किसी भी सदन में चल सकती है, लोकसभा में चल सकती है, राज्यसभा में चल सकती है, ठीक है। बस यहाँ ये होता है कि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए और 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताना होता है। और दूसरा एक ये ध्यान रखना है, यदि लोकसभा में आया है, ठीक है, तो उसकी पुष्टि राज्यसभा करेगा, राज्यसभा में आया तो उसकी पुष्टि क्या करेगा, लोकसभा करेगा। यानी इसमें क्या होता है कि एक सदन आरोप लगाता है, दूसरा सदन उस आरोपों की पुष्टि करता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, राज्यसभा को भी पावर होती है, राज्यसभा में भी आ सकता है इम्पीचमेंट का प्रस्ताव, ठीक है, लोकसभा में भी आ सकता है। तो ये कह देना कि केवल लोकसभा की अनन्य शक्ति है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर केवल 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। हमें बताना है, 2 कथन दिए हैं दल बदल के संबंध में, कौन सा कथन सही है। यह कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, नाम निर्दिष्ट व्यक्ति का मतलब होता है नॉमिनेट व्यक्ति, ठीक है, नॉमिनेट। आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट कर सकता है राष्ट्रपति, पर वो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था खत्म कर दी गई है। अब लोकसभा में या फिर राज्यों की विधानसभाओं के अंदर जो एंग्लो इंडियंस हैं उनका नॉमिनेशन नहीं हो सकता, नॉमिनेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। राज्यसभा में व्यवस्था है कि 12 व्यक्तियों को नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति, उसमें साहित्य, कला, विशेष ज्ञान के आधार पर, उन 4 ज्ञानों के आधार पर उसको करता है, ठीक है। तो नॉमिनेट करने की जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास है। पर यहाँ देखिए आगे क्या कहते, नाम निर्दिष्ट का मतलब होता है नॉमिनेट, नॉमिनेट का मतलब आप समझ चुके हो। नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 माह के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। यहाँ एक तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ शब्द यूज किया गया है विधायक, ठीक है, सांसद तो शब्द यूज नहीं किया गया है, ठीक है। तो दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो नॉमिनेट व्यक्ति होता है उसके पास 6 महीने का समय होता है। 6 महीने के अंदर अंदर यदि वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उस पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा, ठीक है। यदि 6 महीने के बाद वो किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होगा, लागू होगा और उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो अब कथन पढ़िए, यह कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 माह के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। गलत बात, हो सकता है, 6 महीने का टाइम है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। 6 महीने का टाइम होता है कि 6 महीने के अंदर वो कोई भी पार्टी ज्वाइन कर ले, 6 महीने के बाद नहीं ज्वाइन कर सकता, ठीक है। यह कानून कोई समय अवधि नहीं देता जिसके अंतर्गत पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला निश्चित करना होता है। ये सही है बिल्कुल। जैसे आपको पता है कि दल बदल के आधार पर जो निर्णय लिया जाता है वो अंतिम निर्णय कौन लेता है, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, और विधानसभा के संदर्भ में विधानसभा का अध्यक्ष, स्पीकर लेता है कुल मिला के कहें। पर आपको ये पता है कि उसका निर्णय अंतिम तो होता है, पर उसके निर्णय को जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। क्यों, तो होलोहन बनाम जो केस हुआ था उसमें यही कहा गया था कि जब स्पीकर जब अपने निर्णय देता है तो वो एक अर्ध न्यायिक निर्णय देता है, और अर्ध न्यायिक निर्णयों का क्या हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है।
परंतु किसी भी सदस्य की योग्यता के संबंध में, दल बदल के संबंध में जो वो निर्णय देगा ना, तो उसके सामने जो केस आएगा वो उसके पास बाध्यकारी नहीं है। वो कितनी भी समय तक उसको कोई निर्णय ना दे, रोक ले निर्णय अपना, ठीक है। तो ये यहाँ पर यह देखा जाता है कि यहाँ जो स्पीकर है उसकी पावर क्या है, ज़्यादा है। तो ये कथन क्या है, सही होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोई जो एक्ट पढ़ेंगे ना आप, दल बदल कानून वाला एक्ट पढ़ेंगे 1985 वाला, तो उसको भी जब आप 10वीं अनुसूची को पढ़ोगे तो उसमें भी लिखा हुआ है साफ साफ कि जो स्पीकर है उसके पास कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि इतनी समय सीमा के अंदर उसको अपना डिसीजन देना है, वो स्वतंत्र है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ओनली बी इज द राइट आंसर। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का कौन सा कथन सही है, नीचे एक बार जरूर देख लिया गया। भारत का महान्यायवादी क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। आप 76 में देखेंगे आर्टिकल में इसका जिक्र है। और भारत का सोलिसिटर जनरल कौन होता है, वो भी एक ला अधिकारी होता है, ठीक है, वकील होता है। वो जो अटॉर्नी जनरल होता है ना, उसके नीचे होता है। अटॉर्नी जनरल को क्या करता है, एसोसिएट करता है, मतलब उसको सहयोग करता है वो। सरकार के एवं अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद में बैठक में भाग लेने की अनुमति है। देखिए यहाँ बड़ा ध्यान से करना था ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? यदि केवल बात अटॉर्नी जनरल की जाती, महान्यायवादी की, वो सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, ठीक है, अपना वक्तव्य बोल सकता है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। पर यहाँ बात की क्या कर रहा है कि महान्यायवादी और भारत का सोलिसिटर जनरल के बारे में संविधान में ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है संसद की कार्रवाई में, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है और जब सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था, ठीक है। देखिए यहाँ फिर ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी पॉलिटी को आप पढ़ोगे ना, तो उसमें 4 5 10 कुल मिला के ऐसे शब्द हैं जिनको आते ही ना आपके माइंड बिल्कुल खड़ा हो जाना चाहिए, मतलब आपके दिमाग बिल्कुल ही चौकन्ना हो जाना चाहिए, क्योंकि वहीं से गलती बनती है। यहाँ शब्द लिखा हुआ है भारत का संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र जब देता है जब सरकार जिसने उसको नियुक्त किया है वो क्या हो गई है, बर्खास्त हो गई या उसका कार्यकाल पूरा हो गया है, ठीक है। तो भारत के संविधान में ऐसा जिक्र नहीं है। भारत के संविधान में तो आप देखेंगे इसका कार्यकाल के बारे में भी नहीं किया बताया गया है। वो भी कहाँ रहता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, ठीक है। तो ये भारत के संविधान में इसका जिक्र नहीं है, ये एक परंपरा है। परंपरा ये है कि जैसी सरकार का कार्यकाल पूरा होता है, जैसे अभी भाजपा की सरकार है, अभी जो अटॉर्नी जनरल होंगे, जो भी होगा कोई व्यक्ति, ठीक है, अगर आगे सरकार चेंज होती है तो ये परंपरा है कि वो अपना त्यागपत्र कर देता है, त्यागपत्र दे देता है, क्योंकि ये सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया अधिकारी होता है, ठीक है। तो वो सरकार के साथ ही चलता है, सरकार के हितों का ही क्या करता है, दूसरे अपने सरकार के हितों को ही रखता है कोर्ट के सामने। आपने देखा होगा कि जब आप कई बार न्यूज़ में आपने पढ़ा होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट को या फिर कहें आज भारत सरकार को या फिर राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की फटकार लगी है, ठीक है। वो फटकार सरकार को नहीं लगती है, एक्चुअली वो फटकार किसको लगती है, अटॉर्नी जनरल को लगती है, क्योंकि वही सरकार के हितों को लेकर कोर्ट में जाता है, ठीक है, वही सरकार की तरफ से लड़ता है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, ये भारत के संविधान की वजह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। संविधान में ऐसा जिक्र नहीं है, ये एक मान्यता है, ठीक है, क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अपना रखी है, तो मान्यता है, तो मान्यता की वजह से वो अपना त्यागपत्र दे देता है। तो दोनों कथन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से डी आंसर राइट आंसर। भारत के न्यायालयों के द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे पास 5 रिट होती हैं, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडामस परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा, ये आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट जारी कर सकता है। तो हमें यहाँ किसके बारे में दे रखा है, हमें सिर्फ दे रखा है मैंडामस और क्यो वारंटो के बारे में दे रखा है, और ध्यान से पढ़ना है इसको। पहला कथन कहता है कि किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक उसको कोई सार्वजनिक कार्य ना सौंपा जाए मैंडामस नहीं होगा। बिल्कुल सही है। देखिए जो मैंडामस रिट होती है ना, वो हमेशा सरकारी अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है, ना कि किसी आपके प्राइवेट अधिकारी के विरुद्ध, ठीक है। तो जो भी सरकारी अधिकारी होगा या सरकारी बॉडी होगी, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या अधीनस्थ न्यायालय हो, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी होगी, उसके खिलाफ इसको जारी किया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल इससे इनके खिलाफ नहीं जारी किया जा सकता, ये तो अपवाद है।
बाकी आप देखेंगे कि जितनी भी आपकी जो गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं, गवर्नमेंट इकाई हो या निगम हो, जितने भी सरकारी निगम होंगे या इकाई होगी, उनके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, मैंडेमस रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यह प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक उसको कोई सार्वजनिक कार्य ना सौंपा जाए। ठीक है, तो ये प्राइवेट संगठन के विरुद्ध तब जारी की जाएगी जब तक उसको कोई सरकारी कार्य ना सौंपा जाए। यदि ओनली प्राइवेट संगठन होता तब गलत होता। ठीक है, तो ये सही है, अभी क्या है, सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए, किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो, परमादेश नहीं होगा। बिल्कुल गलत। मैंने आपको बताया ना कि जो परमादेश है वो सरकारी कंपनी के खिलाफ, सरकारी निगम के खिलाफ क्या हो सकता है, जारी हो सकता है, जबकि प्राइवेट के खिलाफ नहीं जारी हो सकता। और प्राइवेट के खिलाफ भी जारी हो सकता है यदि उसको सरकारी काम दे रखा है। तो यहाँ जो आपको ध्यान रखना है कि सरकारी कंपनी, सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी के खिलाफ क्या हो सकता है, मैंडेमस रिट जारी हो सकता है। तो दो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहला सही है। अगर आप ऑप्शन से भी देखेंगे अब तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, दो गलत है ना, तो एक और तीन सही हो जाएगा। यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी दो है, गलत हो जाएगा, एक और तीन सही हो जाएगा। तीसरा भी पढ़ सकते हो कि जो क्यो वारंटो रिट है, देखिए क्यो वारंटो रिट को कोई भी उसकी पिटीशन जारी कर सकता है। जैसे या तो पीड़ित व्यक्ति या जो दूसरा व्यक्ति है, मान लीजिए आपके अधिकारों का हनन हो रहा है। ठीक है, तो आप न्यायालय नहीं जा सकते, तो आपके खिलाफ आपकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जिसको यहाँ पे क्या नाम दे रखा है इसने, लोकप्रवण व्यक्ति। ठीक है, लोकप्रवण व्यक्ति का मतलब जो समझदार व्यक्ति है, तो लोकप्रवण व्यक्ति वो कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, जो पीड़ित के मतलब पीड़ित के बिहाफ पर, जो पीड़ित व्यक्ति है यदि वो अनपढ़ है, वो नहीं जा सकता, कोई बात नहीं, उसको नहीं पता, तो उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति भी जा सकता है उसके स्थान पर। तो ये कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वैसे तो ऑप्शन से ही कट रहा था। आगे है, लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। ठीक है, लोकसभा की कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करेगा। देखिए, उपाध्यक्ष का निर्वाचन कब होगा ये कौन डिसाइड करता है, आपका लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, जब स्पीकर का चुनाव हो जाएगा तो स्पीकर डेट डिसाइड करता है, तभी उपाध्यक्ष का, डिप्टी स्पीकर का क्या होता है, चयन होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यह आज्ञापत्र उपबंध है। आज्ञापत्र उपबंध का मतलब ये लीगल प्रोविज़न है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुखिया विपक्षी दल से होगा या शासक दल से होगा। ये गलत है। आप लोकसभा के रूल्स को पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये संसद आपने चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि ये लीगल प्रोविज़न नहीं है, इस तरह के कोई लीगल प्रोविज़न नहीं है, ये एक क्या है, मान्यता है, परंपरा है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी होगी जैसी अध्यक्ष की है और उसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है जब स्पीकर अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, तो कौन उसकी अध्यक्षता करता है सदन की, डिप्टी स्पीकर। ठीक है, और डिप्टी स्पीकर के पास वो सभी पावर होती हैं जो सदन के अध्यक्ष के पास थी, तो उसके द्वारा जो भी निर्णय होते हैं उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो एक और तीन तो क्या है, सही है। तो ऑप्शन से आप देख लीजिए कट कर कर, एक तीन चार, अगर चार कहीं है नहीं तो ऑप्शन से कट रहा है सीधा सीधा। ठीक है, तो ऑप्शन से कट रहा है तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुसंस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है। गलत। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओनली। ठीक है, एक और तीन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत की संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन से इसके परिणाम सर्वोत्तर रूप से प्रतिबंधित होंगे। 5वीं अनुसूची अब पता है किसके बारे में व्यवस्था करता है, अनुसूचित जो क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र हैं, जिसमें आप देखेंगे असम, ठीक है, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, 4 राज्यों के बारे में बंद करता है। तो भी बताना है कि उनके संदर्भ में कौन सा सही कथन है। इसे जनजातीय लोगों की ज़मीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेंगी। यदि किसी भी क्षेत्र को 5वीं अनुसूची, इस कहने का क्वेश्चन का मतलब यह है, यदि भारत के किसी भी क्षेत्र को यदि आप 5वीं अनुसूची में डालते हो, ठीक है, तो जैसे ही 5वीं अनुसूची में डालोगे तो जो 5वीं अनुसूची के अंदर जो प्रोविज़न है उस क्षेत्र पर क्या हो जाएंगे, लागू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि ए नाम का कोई क्षेत्र था,
उसको भारत सरकार ने क्या किया, राष्ट्रपति ने क्या किया, 5वीं अनुसूची में डाल दिया, 5th शेड्यूल में डाल दिया। तो 5th शेड्यूल में डालने से क्या होगा, 5th शेड्यूल के अंदर जितने भी जो प्रोविज़न है वो प्रोविज़न जो उन राज्यों को मिलते थे अब उस क्षेत्र को मिलेंगे जिसको डाला है, ठीक है। और उसमें एक प्रोविज़न ये भी है कि ये इसमें जो जनजातीय लोगों की जो ज़मीनें हैं वे गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगी हुई है। अंतरित का मतलब कि जो शेड्यूल ट्राइब्स की जो ज़मीनें हैं वो दूसरे लोगों को ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती, ठीक है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें यही दे रखा है कि वह इससे उस क्षेत्र में स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा। इससे वह क्षेत्र राज्य संघ यूटी में बदल जाएगा नहीं। जिस राज्य के पास ऐसे होंगे वह उसे विशेष कोटि का राज्य घोषित कर देगा नहीं। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन थे और इसमें 2-3 क्वेश्चन और हैं, मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। एक क्वेश्चन ये है 1919 के एक्ट से आया हुआ है और ये तो आप देखेंगे मेरे चैनल पे जो मैंने 1919 का एक्ट पढ़ाया हुआ है उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आपको बताया कि 1919 में जो मार्लियामेंटो सुधार आया था, ठीक है, 1919 का जो एक्ट था जिसमें उसमें 2 प्रोविज़न थे, एक तो रिजर्व था, आरक्षित विषय थे, और एक थे क्या, अनारक्षित विषय, जिसमें हम क्या बोलते थे, ट्रांसफर्ड विषय, ठीक है। तो जो आरक्षित विषय थे, रिजर्व विषय, उसमें आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि जितने भी अच्छे विषय थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट विषय थे, वो गवर्नर जनरल ने खुद अपने पास रख लिए। और जो भी लोक कल्याणकारी विषय थे जिसमें खर्चा ज़्यादा था, पैसा नहीं था, ठीक है, फंड नहीं था, वो सारे किसको दे दिए थे, ट्रांसफर विषयों को ट्रांसफ़र कर दिए थे, ठीक है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकारों के कार्य आरक्षित और ट्रांसफर्ड विषयों में अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए थे, इसमें से बताना है कि कौन से रिजर्व थे। तो रिजर्व में वही थे जो मेन विषय थे, और वो किसके पास थे, गवर्नर के पास। तो न्याय प्रशासन गवर्नर के पास था, क्योंकि न्याय करना सीधा अंग्रेजों के हाथ में था, तो गवर्नर मेन विषय था। स्थानीय स्वशासन, मैंने आपको बताया ना कि जितने भी खर्चे वाले विषय थे, छोटे विषय थे, स्थानीय स्वशासन, लोक कल्याण करना, ठीक है, और मेडिकल करवाना, हॉस्पिटल की व्यवस्था करवाना, ये सारे क्या कर दिए थे, ट्रांसफ़र विषय में, ट्रांसफ़र लिस्ट में ट्रांसफ़र कर दिए थे, ठीक है। हस्तांतरित विषय 2 विषय थे ना, आरक्षित और हस्तांतरित, इनमें डाल दिए। और इन विषयों को किसके अंडर कर दिया था, भारतीयों के अंडर, ठीक है। परंतु मैंने आपको बताया था उसमें काफ़ी समस्या थी, बहुमत नहीं हो पाता था और फंड की समस्या थी, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भू राजस्व, रिवेन्यू कितना आएगा कितना नहीं, ये सारा कहाँ था, मेन विषय में था, यानी रिजर्व विषय में था। पुलिस भी किसके पास थी, गवर्नर के पास हुआ करती थी, भारतीयों को नहीं दी थी। ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे 1, 3, 4 ये सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन और आया हुआ है, वो पॉलिटी का तो नहीं कह सकते उसको, यहाँ पे इसमें डाउट है, ठीक है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। इस दूसरे कथन को पढ़िए आप पहले तो। विधिज्ञ परिषद, बार काउंसिल। देखिए बार काउंसिल क्या होती है कि हर स्टेट के अंदर एक क्या होता है, बार काउंसिल होती है। कोई व्यक्ति जब लॉ की पढ़ाई करता है तो उसको पहले क्या होना पड़ता है, वो तभी लॉयर माना जाएगा जब वो क्या होगा, उस बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। तो जो बार काउंसिल होती है ना, उसके पास ये अधिकार होता है कि वो लॉ से संबंधित विधिक शिक्षा और विधि महाविद्यालयों की मान्यता के बारे में नियम अधिकृत करने की शक्ति होती है। यानी उसके पास ये पावर है कि वो क्या कर सकती है कि किस यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है वो मान्य होगी या नहीं होगी, और कि इस यानी वकालत के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या शिक्षा होनी चाहिए, वो निर्धारित कर सकती है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, सही। पहले में मेरे को डाउट लग रहा है, ठीक है, पहले में मेरे को डाउट लग रहा है, ठीक है। तो ये तो श्योर है कि सही है। बाकी इतने ही क्वेश्चन आए थे आपके पॉलिटी के, 8, 9, 10 क्वेश्चन थे। तो आप इसमें आप मैच कर सकते हो। फिर उसके बाद ज्योग्राफी के भी आपको करवा दिए जाएंगे, फिर इकोनॉमिक्स के भी करवा दिए जाएंगे।